क्या भारत से समाप्त होने वाला है आरक्षण? अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसके लिए सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी, एसटी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। इसमें अमित शाह जी बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो भी एससी, एसटी, ओबीसी इन सभी को मिलने वाला आरक्षण है उसको हम समाप्त कर देंगे। और जैसे ही ये वीडियो वायरल होती है वैसे ही राहुल गांधी जी एक ट्वीट करते हैं। उसमें कहते हैं कि बीजेपी संविधान को बदलना चाहती है और आरक्षण को भी समाप्त करना चाहती है और हम लोग संविधान को बचाना चाहते हैं और आरक्षण को भी बचाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोदी जी का ये वाला वीडियो भी वायरल हो जाता है। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। जिसमें मोदी जी कहते हुए दिखाई देते हैं कि किसी भी तरह का आरक्षण मुझे पसंद नहीं है। तो क्या वास्तव में बीजेपी आरक्षण को पसंद नहीं करती है क्या? तो क्या ये वीडियो पूरी तरह से रियल है? आखिर इन वीडियोस की सच्चाई क्या है? तो दोस्तों, सोशल मीडिया पर वायरल हुई हर वीडियो रियल नहीं होती है। सोशल मीडिया आज के समय में आग लगाने का काम करती है। तो क्या वास्तव में अगर सत्ता में बीजेपी आती है तो क्या ये संविधान को बदल देगी या फिर आरक्षण को समाप्त कर देगी? और अगर कोई आरक्षण को समाप्त करना चाहे भी तो उसके लिए उसको क्या करना होगा? आखिर भारत में आरक्षण किसने और कब लाया? अंबेडकर जी का इसमें क्या रोल था और महात्मा गांधी जी का इसमें क्या रोल था? आरक्षण को लेकर गांधी जी एक बार अनशन पर क्यों बैठ गए थे? खाना पानी को क्यों त्याग दिया था? और गांधी जी को जेल में इसके लिए क्यों डाल दिया गया? इसका इतिहास जितना ही रोचक है उतना ही आपको इसको जानने की जरूरत है ताकि आप तर्क कर सकें, इन नेताओं की बातों में ना आए। आरक्षण की शुरुआत आज से लगभग 141 साल पहले ही हो गई थी। इसकी शुरुआत के पीछे एक ऐसे व्यक्ति का हाथ था जिसने पूरे देश भर में फ्री और अनिवार्य शिक्षा के साथ साथ देश की सरकारी नौकरियों में भी जो पिछड़े लोग थे, जो दलित लोग थे, जो गरीब लोग थे, उनके लिए भी आरक्षण के प्रतिनिधित्व की मांग की। जब पूरे समाज में ऊंच नीच की भावना थी, छुआछूत की भावना थी, उच्च वर्ग के लोग होते थे वो निम्न वर्ग के लोगों को छूते नहीं थे, जाति पात की भावना थी, इन सभी चीजों का उस आदमी ने खुलकर विरोध किया था। जिन लोगों को अछूत माना जाता था उनके लिए खड़े हुए, उनके लिए आवाज उठाई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ज्योतिराव गोविंद राव फूले की। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने ब्राह्मण समाज को एक धाता बताया था और इन्होंने बाकायदा मुंबई हाई कोर्ट में ये मान्यता दिलाई कि जिन शादियों में पंडितों और पुरोहितों के बिना फेरे लिए जाते हों उनको भी मान्यता दी जाए। और इन्हीं की वजह से पिछड़े और अछूत माने जाने वाले वर्ग की भलाई के लिए सन 1882 में हंटर कमीशन की गठन की। हंटर कमीशन का गठन ही इसलिए किया गया था ताकि भारत के एजुकेशन सिस्टम को पूरा एनालिसिस करें और इसमें क्या कमी है उसको दूर करें। इसके बाद 1891 में एक बार फिर से आरक्षण की मांग तब उठी जब त्रावणकोर के सामंती रियासत में पब्लिक सर्विस के लिए जो मूल निवासी थे उनको अनदेखा कर दिया गया और उसमें विदेशी लोगों को भर्ती कराया जा रहा था। इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया गया और आरक्षण की मांग भी की गई। लेकिन दोस्तों, सबसे पहली बार आरक्षण को सरकारी मान्यता कब दी गई थी? इसकी मान्यता दिया था महाराष्ट्र के कोल्हापुर रियासत के एक महाराज थे साहू जी। उन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए 50% आरक्षण दी थी। लेकिन दोस्तों, क्या अंग्रेजों ने भी कभी आरक्षण दिया था क्या? जी हाँ, बिल्कुल दिया था। लेकिन आरक्षण के नाम पर पूरे भारत को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ दिया था। अंग्रेजों ने एक चीज देखा कि जो भारत में लोग हैं उनके बीच में ऊंच नीच, जाति पात, छोटे बड़े होने का, या जो बड़े लोग होते थे वो गरीबों का शोषण करते थे, ये सारी चीजें बहुत ही बड़े लेवल पे थी। तो उनके मन में ये आइडिया आया कि हम भारत में अगर सबको अलग अलग सपोर्ट करके अलग अलग तोड़ना चाहें तो हम आसानी से तोड़ सकते हैं। इसीलिए लॉर्ड कर्जन ने देखा कि बंगाल में, पूर्वी जो बंगाल था वहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है और जो पश्चिमी बंगाल है यहाँ पर हिंदू आबादी ज़्यादा है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि बंगाल को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया और जो पूर्वी बंगाल था वहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा आबादी थी तो वो लोग पूरी तरह से खुश थे क्योंकि उनको एक क्षेत्र मिल गया था अपना। लेकिन जो पश्चिमी बंगाल था वहाँ पर हिंदू ज़्यादा थे, तो वहाँ पर लेकिन हिंदू खुश नहीं थे क्योंकि उनको कहना था कि हमारे देश को आप बांट रहे हो, जातियों के नाम पर अलग कर रहे हो। अब इस बंगाल विभाजन का जोरों शोरों से विरोध होने लगा। सभी जातियों के लोग, सभी धर्मों के लोग मिलकर, सभी एक साथ आकर
अंग्रेजों का विरोध करने लगे। तो इनको लगा भैया अब हमें कुछ करना चाहिए। अभी पहुंच गए पूर्वी बंगाल, जो कि अभी के समय में बांग्लादेश है। तो वहां पर जो पहुंचे तो वहां के लोगों से बात की कि आप लोग इस विभाजन से खुश हैं क्या? तो वहां के जो मुसलमान थे वो बोले हाँ बिल्कुल हम खुश हैं। जब पूर्वी बंगाल के लोग बोले कि हाँ हम इससे खुश हैं, तो अंग्रेज बोले कि क्यों ना, जिस तरह से हमने कांग्रेस बनाया है उसी तरह से आप लोगों के लिए अलग से एक संगठन बना दें। तो मुस्लिम लोग बोले कि हाँ इससे अच्छा क्या होगा भाई, हमारे लिए एक संगठन अलग से होगा। इसके बाद अंग्रेजों ने आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों के लिए अलग से मुस्लिम लीग का गठन कर दिया। इसीलिए कहते हैं कि अंग्रेजों ने ही कांग्रेस को बनाया और अंग्रेजों ने ही मुस्लिम लीग को बनाया, और यही मुस्लिम लीग आगे चलकर पाकिस्तान की मांग करता है और भारत के 2 टुकड़े करवा देता है। अंग्रेज तो अब समझ चुके थे कि फूट डालो और राज करो। उन्होंने 1909 में एक और चाल चला, वो था मार्ले मिंटो शासन अधिनियम। इसके तहत उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम लोग हैं वो मुस्लिम को ही चुनेंगे, मतलब मुस्लिम को ही वोट करेगा, और इसी को कहा जाता है सेपरेट इलेक्टोरेट। अंग्रेजों ने इस सेपरेट इलेक्टोरेट को मुस्लिमों को 1909 में दे दिया। कांग्रेस ने इसका खुलकर विरोध किया, कहा कि इस तरह से देश तो टूट जाएगा, लोग अलग अलग अपने धर्मों में ही वोट करेंगे, इस तरह से देश तो बढ़ जाएगा। हालांकि 1911 में ये बंगाल विभाजन रद्द हो गया था। अंग्रेज यहीं पर नहीं रुके, जो सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिमों को 1909 में दिया था इन्होंने, वही सेपरेट इलेक्टोरेट 1919 में ईसाइयों को, सिखों को, जो एंग्लो इंडियंस थे उनको, इन सभी को दे दिया। अब कहा कि जो ईसाई हैं वो ईसाई को वोट करेंगे, सिख है सिख को वोट करेंगे, और जो एंग्लो इंडियंस है वो एंग्लो इंडियंस को वोट करेंगे। सभी धर्मों को अलग अलग कर दिया, जो जिस धर्म का है उसी धर्म में वोट करेगा, दूसरे धर्म के लोगों को नहीं चुनेगा। अब जिस धर्म को ये सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाता था वो खुश भी रहता था, क्योंकि उनको लगता था कि अब हमारा प्रतिनिधि जो है वो संसद में बैठेगा और हमारी बातों को वहां तक पहुंचाएगा। इन सभी चीजों को लेकर खिलाफत आंदोलन चला। तो कांग्रेस को लगा कि अगर हम सेपरेट इलेक्टोरेट को मान्यता दे देते हैं मुस्लिमों को, तो मुस्लिम लोग जो हैं वो हमें खिलाफत आंदोलन में साथ देंगे हमारा, और इसीलिए उन्होंने मान्यता दे भी दी, जो कि इतिहास की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि आपने उस बुराई को स्वीकार कर लिया जिसको कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से देश बढ़ सकता था। लेकिन आपने अंग्रेजों को भगाने के लिए या फिर सत्ता में बने रहने के लिए इसको स्वीकार किया, इसीलिए इसको तुष्टीकरण की नीति भी कहा जाता है। अब भारत शासन अधिनियम 1919 को जांचने के लिए और उसमें क्या बदलाव करना है, इसको करने के लिए साइमन कमीशन आता है 1927 में, जबकि उसको आना था 10 साल बाद, यानी 1929 में। ये पहले ही चले आते हैं, और उस साइमन कमीशन में एक भी आदमी भारत का नहीं होता है। उसमें जितने भी सदस्य होते हैं वो सब होते हैं अंग्रेज, जिसके लिए साइमन कमीशन का जमकर विरोध होता है। जब काफी बड़े लेवल पर विरोध होने लगता है इनका, तो अंग्रेज लोग क्या करते हैं, गांधी जी को बुलाते हैं, बोलते हैं आइए आप हमारे यहाँ और बैठकर बात करते हैं। अब गांधी जी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंचते हैं, लेकिन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पहुंचते हैं, और साथ में पहुंचते हैं भीमराव अंबेडकर जी। अब गांधी जी ने अपनी मांग वहां पर रखी, अंग्रेजों ने सुना। अब वहां पर भीमराव अंबेडकर जी भी गए थे, तो उन्होंने भी अपनी मांग रखी। जिस तरह से मुस्लिमों को, सिखों को, ईसाइयों को, इन सभी को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया है, उसी तरह से दलितों को भी दिया जाए। मतलब कि जैसे सिख सिख को चुनेगा, ईसाई ईसाई को चुनेगा, मुस्लिम मुस्लिम को चुनेगा, उसी तरह से दलित जो है वो दलित को चुनेगा। गांधी जी इतना सुनते ही वहां से उठ खड़े हुए और वहां से चले आए, बोले हम इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हैं। इस तरह से जो हिंदू बचे हुए हैं उनको भी बांट दिया जाएगा, वो भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि दलित को भी हिंदू माना जाता है, और अगर हिंदू से दलित अलग हो गए तो हिंदू बचेगा ही क्या। इसीलिए बोले कि हम अब हिंदुओं को बंटने बिल्कुल भी नहीं देंगे, इसलिए हम इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हैं। अब गांधी जी इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे, और भीमराव अंबेडकर ने भी अपनी बात वहां पर रख चुके थे, तो इसलिए वो भी मानने को तैयार नहीं थे। अब गांधी जी वहां से भारत में वापस आए और फिर से अपने आंदोलन में जुट गए और बोले अंग्रेजों हम तुम्हारा कानून तोड़ेंगे। अब गांधी जी के इस आंदोलन को देखते हुए अंग्रेजों ने गांधी जी को उठाकर पुणे के यावड़ा जेल में डाल दिया। गांधी जी जेल के अंदर ही अनशन पर बैठ गए, बोले आज से मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, चाहे मेरे प्राण ही चले जाएं। मैं तब तक अनशन से नहीं उठूंगा जब तक कि भीमराव अंबेडकर जी अपनी मांग वापस नहीं ले लेते। अंबेडकर जी भी अपने जिद पर अड़े थे, बोले कि हम वापस नहीं लेंगे। गांधी जी जेल के अंदर से ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं कि ये आपने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है, जो सभी धर्मों को हमारे देश में अलग अलग बांट रहे हो। 18 सितंबर को गांधी जी का अनशन शुरू हुआ था। 22 सितंबर को अंबेडकर जी गांधी जी से मिलने के लिए आते हैं।
अंबेडकर जी कहते हैं कि हम जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए ये जरूरी है, उनके लिए हम पॉलिटिकल पावर चाहते हैं, इसलिए हमें ये करना चाहते हैं। और गांधी जी का कहना था कि हमारे देश के लोग धर्म के नाम पे बंट रहे हैं तो अब हम बंटने नहीं देंगे। वहाँ पर इनके मिलने से वहाँ उस दिन कुछ भी बात नहीं बनी। उसके बाद अगले दिन भी कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन 23 तारीख की अगली सुबह गांधी जी के बेटे देवदास जी पहुंचे अंबेडकर साहब से मिलने और बोले पिताजी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ रही है तो प्लीज़ आप कुछ करिए। इसके बाद अंबेडकर जी मिलने पहुंचते हैं गांधी जी से। तब होती है पूना पैक्ट पर साइन। इस पैक्ट पर हिंदुओं की तरफ से गांधी जी और मदन मोहन मालवीय जी साइन करते हैं और दलितों की तरफ से भीमराव अंबेडकर जी साइन करते हैं। इस पैक्ट में दोनों लोग इस बात पे राजी होते हैं कि दलित समेत सभी हिंदू सभी उम्मीदवार को वोट करेंगे। यानी कि अगर जैसे कोई दलित उम्मीदवार खड़ा हुआ है चुनाव में तो उसको दलित तो वोट करेगा ही, उसके साथ ही साथ जो हिंदू वोट करना चाहे वो भी उसको वोट कर सकते हैं। दलितों के लिए कुछ सीट रिजर्व कर देते हैं, जहाँ पर ज़्यादा दलित बहुसंख्यक हैं वहाँ पर जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो भी उसको वोट कर सकें। और यहाँ पर ध्यान देने वाली एक बात है कि इस पर केवल और केवल 10 सालों के लिए सहमति बनी थी। दोनों लोगों में समझौता हुआ था केवल और केवल 10 सालों के लिए, और यहीं से आरक्षण की शुरुआत होती है। 1942 में भीमराव अंबेडकर जी दलितों की उन्नति के लिए अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना करते हैं। इसके अलावा उन्होंने सरकारी सेवाओं और शिक्षा में भी आरक्षण की मांग की। 1953 में सामाजिक और एजुकेशन में पिछड़े वर्गों की क्या स्थिति है इसका एनालिसिस करने के लिए उन्होंने मंडल कमीशन का गठन किया था। और 1982 में ये निर्देश दिया गया सार्वजनिक क्षेत्रों में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में 15% एससी के लिए और 7.5% एसटी के लिए रिजर्वेशन दे दिया गया। 1990 में वीपी सिंह सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया और नौकरियों में 27% रिजर्वेशन ओबीसी को दिया। अब रही बात आरक्षण को हटाने की। काफ़ी लोग बोलेंगे 10 सालों के लिए ही तो आरक्षण था तो अब हटाया जा सकता है। आरक्षण हमारे मूल अधिकारों में है। अगर आरक्षण को हटाना है तो उसके लिए आपको मूल अधिकारों में संशोधन करना होगा। इसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है और तो और आधे राज्यों की, कम से कम आधे राज्यों की बहुमत उसके साथ होनी चाहिए, तभी वो मूल अधिकारों में कोई परिवर्तन कर सकता है। अंबेडकर साहब का कहना था कि मुसलमान 1892 से, ईसाई 1920 से आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, दलित तो फिर भी 1932 से आरक्षण पा रहे हैं। इस हिसाब से तो दलित को और लंबे समय तक आरक्षण मिलना चाहिए। अब चूंकि 10 साल के लिए आरक्षण पास तो हो चुका है, इसको मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन इसको बढ़ाने का ऑप्शन हमेशा रहना चाहिए। ये कहना था भीमराव अंबेडकर जी का। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आरक्षण कब तक रह सकता है? आरक्षण तब तक रह सकता है जब तक कि सभी वर्गों के, भारत में जितने भी वर्ग रहते हैं सभी वर्गों के लोग एक समान ना हो जाएं। अब आप कहेंगे कि क्या एक समान वर्ग से आने वाला व्यक्ति गरीब नहीं हो सकता है? क्या हो सकता है, बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता है। इसीलिए जो लोग एससी, एसटी, ओबीसी से बिलोंग नहीं करते हैं और उनकी वार्षिक आय 1 लाख से कम है, वो लोग ईडब्ल्यूएस के तहत गवर्नमेंट जॉब्स और एंट्रेंस एग्जाम्स में 10% का आरक्षण लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जनरल वालों को आरक्षण नहीं मिलता है, सबको मिलता है। आरक्षण को लाया ही इसीलिए गया था ताकि सबको इक्वल किया जा सके। बाकी बात रही अमित शाह जी की, जो वीडियो में बोल रहे हैं कि हम आरक्षण को नहीं पसंद करते हैं, तो वो वीडियो पूरी तरह से फेक है। उसका रियल वीडियो ये है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। और रही मोदी जी के वायरल इस वीडियो की, तो ये भी ओरिजिनल वीडियो आप देख लीजिए। बाबा साहब न होते ना तो शायद कि एससी एसटी को आरक्षण मिलता कि नहीं मिलता, ये भी मेरे मन में सवाल है। ये देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी द्वारा उस समय के देश के मुख्यमंत्रियों को लिखी गई चिट्ठी है, ऑन रिकॉर्ड है। मैं अनुवाद पढ़ता हूँ। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे
जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए। इस पर अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ। बाकी चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।